आज हम चलेंगे #7 बायोलॉजी साइंस का चल रहा है। जीवों के प्रजनन की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन्स की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। आप नलिन अकेडमी पे देख रहे हैं, आपका हमेशा स्वागत रहेगा और हमेशा आभारी भी रहेगा नलिन अकेडमी। तो चलिए प्रजनन की बात कर रहे हैं, तो प्रजनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रजनन एक जैविक क्रिया है, हम जानते हैं, जिसके द्वारा नए जीव जो है, नए जीव की उत्पत्ति होती है या नए जीव संतान की उत्पत्ति होती है, आप ये भी बोल सकते हैं। प्रकार की बात करें, टाइप की बात करें, तो टाइप जो है प्रजनन का, रिप्रोडक्शन का, दो टाइप होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक के रूप में होते हैं। अब लैंगिक और अलैंगिक को हम अच्छे से जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में हम डिटेल, दोनों के अंतर के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए हो सकता है लैंगिक की जगह पे इंग्लिश में ही दे दे, असेक्सुअल लिख दीजिए और लैंगिक का सेक्सुअल कर दीजिएगा, इसमें रिप्रोडक्शन लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए इन दोनों में अंतर देखते हैं। तो अलैंगिक में आ जाइए तो केवल एक ही जनक शामिल होते हैं। ठीक है, जनक मतलब जो उत्पत्ति करते हैं, तो एक ही होते हैं, मतलब पत्ती के रूप में आप देख लीजिए। और लैंगिक में क्या होता है कि सेक्सुअल में दो होते हैं, दो जनक होते हैं, नर और मादा। नर और मादा हो, जीव जंतु में भी आप देख सकते हैं नर और मादा का मिलन होता है, शामिल होता है, तभी होता है। अब इसमें देखिए अलैंगिक सेक्सुअल, जो सेक्सुअल है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रक्रिया में कम समय और कम ऊर्जा लगती है। अलैंगिक में क्या होता है कि प्रक्रिया कम लगेगी और कम ऊर्जा लगेगा, लेकिन लैंगिक में क्या होता है, प्रक्रिया में अधिक समय लगता है और अधिक ऊर्जा भी, अधिक एनर्जी भी लगती है, आप भी जानते हैं। जनसंख्या तेजी से बढ़ती है किसमें, अलैंगिक में। और लैंगिक में बात करें तो जनसंख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है, मतलब अलैंगिक के अपेक्षाकृत धीमा बढ़ेगा लैंगिक में, याद रखिएगा, क्योंकि एनर्जी भी है और प्रक्रिया के समय भी लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए अलैंगिक का ये लास्ट लाइन है कि इनमें न्यूजन विविधता शामिल होती है। न्यूजन विविधता मतलब कई प्रकार की पत्तियों की तरह, बंटवारे की तरह होती है। और इसमें जो है अधिक विविधता शामिल होती है, मतलब यहाँ पे न्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूनतम, गलती हो गया है, न्यूनतम जो है आपका विविधता शामिल होती है, बहुत कम, याद रखिएगा, कम प्रक्रिया में होती है। लेकिन इसमें जो है अधिक विविधता शामिल होती है, मतलब ज्यादातर रूप से विविधता, अलग अलग विविधता आपको, डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, समझेंगे। अलैंगिक प्रजनन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसे बांटा गया है अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए कि दोनों तरफ आप देख चलिएगा, एक तरफ खंडन निर्माण के रूप में होता है, एक तरफ विभंजन के रूप में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक तरफ आपको मुकुलन के रूप में होता है। अब इस चीज को मान लीजिए हिंदी में विभंजन की जगह पे विखंडन दे देता है, ध्यान रखना है। तो विखंडन और खंडन निर्माण की बात करेंगे, उसी तरह हम विभाजन में जो है विभाजन आएगा और बहु विभाजन आएगा, मतलब बहुत द्विव खंडन आएगा और बहुखंडन आएगा। और खंडन निर्माण, सिर्फ खंडन में वनस्पति प्रजनन की बात किया जाएगा, वेजिटेबल जो प्रोडक्शन होता है उसकी बात किया जाएगा। और मुल्कन में और पुनर्जागरण, पुनर्जागरण कहते हैं पुनर्निर्माण, जो कि अंत में जाके सम्मिलन होगा, उत्तक संवर्धन में टिश्यूज कल्चर में जाके मिलन होगा। तो ये होता है, मतलब एक तरह से आप पौधे से संबंधित सारे चीज हम पढ़ेंगे, यही है। तो जैसे कि विभंजन आ जाए और खंडन आ जाए, तो विभंजन और खंडन में अंतर है। विभंजन को ही विखंडन बोलते हैं, विखंडन को ही हम इंग्लिश में फिशन बोलते हैं। तो ये फिशन याद रखिएगा। फिर आप ऊपर से बाइनरी याद रखिएगा, फिशन के ही हिस्से में आता है बाइनरी, जिसे हम द्विव विखंडन बोलते हैं। फिर आता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहु विखंडन या बहु विभंजन, याद रखिएगा। अब मुल्कन में आप देख सकते हैं, मुल्कन को हम बडिंग बोलते हैं, बडिंग या बिडिंग भी बोला जाता है। बिल्डिंग के काम करता है, जो कि जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार रहता है, जिसे बड बोलते हैं, उसी को बडिंग बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है रीजनरेशन, रीजन कहिए या पुनः निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और आप चलिए आगे, आगे है कि खंडन निर्माण की बात करेंगे, तो इसमें स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि आपको आता है, जो आप खाते हैं छतरी वाला, क्या कहते हैं उसको, मशरूम, है ना, मशरूम है। और चलिए, जो कि बीज का निर्माण करता है और खंड करता है, छोटे छोटे बारीक कणों में बंटता है, याद रखिएगा। और भी है, जैसे मशरूम हो गए, ब्रेड मोल्ड हो गए, याद रखिएगा। फंगस का जो जितने भी है, फंगस में आता है। और वनस्पति की बात करेंगे तो इसमें वेजिटेटिव,
वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मतलब वनस्पति की बात होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है? प्रोपेगेशन होता है। यहाँ पे कहाँ पे? टिश्यू कल्चर में मिलेगा। याद रखिएगा, जो कि उत्तक संवर्धन कहते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो लैब या प्रयोगशाला के अंदर पौधे को छोटे हिस्से में रखा जाता है और ढेर सारे नए नए पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे कहा जाता है। यही है हमारा पूरा अलैंगिक प्रजनन का निर्माण का अंत। ठीक है, क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा पॉइंट सुन लीजिए। प्रजनन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक प्रजनन सरल, तेज और कम ऊर्जा वाला होता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में अलग अलग प्रकार की विविधता, डायवर्सिटी अधिक होती है। याद रखेंगे, ये नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र, सफलता का मंत्र बोला गया है और है भी, याद रखिएगा। जीवों के प्रजनन की बात कर रहे हैं, तो जीवों की प्रजनन की बात करेंगे जिसे हम फिशन बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे नीचे। फिशन मतलब विखंडन, विभाजन, याद रखिएगा। चलिए, जीवों का प्रजनन ही पढ़ रहे हैं ना। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे बात है कि जीवों के प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन के प्रकार ही पढ़ रहे हैं, जो कि हम पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं फिशन, मतलब विखंडन या विभंजन। याद रखिएगा, विखंडन जो है, यहाँ पे विभंजन की जगह विखंडन का इस्तेमाल कीजिए या फिशन का इस्तेमाल कीजिए। तो विभंजन एक अलैंगिक प्रजनन है, ये हम जानते हैं, जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है विभाजित हो जाता है और दो या दो से अधिक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। मतलब अगर एक कोशिका जीवित विभाजित हो गया ना, जीवित कोशिका, जीवित सेल, तो समझिए दो से अधिक, दो या दो से अधिक नए जीवों का निर्माण हो जाता है, उसी को हम कहते हैं फिशन। अब चलते हैं द्विव फिशन, जिसे बाइनरी फिशन बोलते हैं, द्विविखंडन। एक कोशिका का दो में विभाजन होना। एक कोशिका को दो में, जैसे मूल कोशिका ये है, मान लीजिए पेरेंट सेल ये है, तो पेरेंट सेल बदल जाएगा केंद्रक विभाजित में, न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्मा में डिवाइडेड हो जाएगा। साइटोप्लाज्मा फिर दो पुत्री कोशिका में अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से फैला, फिर यहाँ पे थोड़ा दूर तक फैला और फिर यहाँ पे जाकर तुरंत हो जाएगा, जिसे दो पुत्री कोशिका कहते हैं, टू डॉटर सेल्स भी कहते हैं। जिसमें अमीबा को ले लीजिएगा, पैरामीशियम को ले लीजिएगा, ये सब एग्जांपल में आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीपल फिशन की बात करते हैं। फिशन मतलब होता है विखंडन, तो मल्टीपल, बहु विखंडन या बहु विभाजन। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, मल्टीपल में क्या है, एक कोशिका का कई भागों में विभाजन होना। ठीक है, इसमें मूल कोशिका ले लीजिए, जो है पेरेंट सेल ले लीजिए, माता पिता को एक तरह से पेरेंट सेल एक ही होते हैं इसमें ना। तो इसमें क्या है, किस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? किस्ट का निर्माण होता है, या साइट का निर्माण बोल सकते हैं। किस्ट में जो है अनेक नाभिकीय होते हैं, न्यूक्लिक होते हैं। ठीक है, और किस्ट फटती है और पुत्री कोशिकाओं या कोशिकाएं मुक्त हो जाती है, मतलब इसमें डॉटर जो है रिलीज हो जाती है। यही है बस बहुविभाजन में। ये इसमें आता है प्लाज्मोडियम। देखिए, प्लाज्मोडियम किस में आएगा? बहुविभजन में, मल्टीपल फिशर में आएगा। और हमारा पैरामीशियम, अमीबा किस में आएगा? तो वो आ जाएगा हमारा सिर्फ किस में आएगा? द्विव फिशन में आ जाएगा, द्विव विभजन में आ जाएगा, द्विव विखंडन में आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिशन बोलते हैं। क्लियर हो गए। अब चलते हैं मुकुलन की बात करते हैं, वेडिंग की बात करते हैं, वर्डिंग की बात करते हैं। अब वर्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है, और नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, ईस्ट, ये सब एग्जाम्पल में है। मूल जीव होता है वह है पेरेंट ऑर्गेनिज्म। मूल जीव को उठाइए, मुकुल मतलब बर्ड फॉर्मेशन कीजिए, मतलब आपको फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, फिर वही चीज बर्ड ग्रो हो जाएगा, बढ़ता है, फिर बढ़ जाएगा। देखिए इस तरह से बढ़ेगा, और उसी तरह बढ़ के फिर देखिए स्ट्रक्चर को दो भागों में अट जाएगा, मतलब कि बर्ड जो है सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नए जीव बन जाएगा। यही है न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ऑर्गन हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, ये खंडन निर्माण की बात करेंगे, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, स्पोर बोला जाता है। ये जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में जनक जीव बीजाणु का निर्माण करता है। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों
में नया जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुकूल परिस्थितियों में नया जीव बन जाता है। जैसे कि उदाहरण में फफूंदी को ले लीजिए, बीजाणु है, बीजाणु ने और फफूंदी हम देख रहे हैं। जैसे मूल जीव को ले लीजिए, मान लीजिए ये मूल है, पेरेंट है, ये जाके क्या होगा, बीजाणु का निर्माण करेगा। बीजाणु का जब निर्माण करेगा तो ये फिर टूट कर छोटे छोटे भाग में हो जाएगा। तो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में नया जीव बन जाता है, इसी से सटे हुए रहेगा और थोड़ा थोड़ा दूर होगा, नया निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे फफूंदी हो गए, कई मूस हो गए, काई काई जिसे बोलते हैं, जो कि पत्थरों पे हो जाता है, जिसे मूस बोलकर फैलता है ना, फर्ण होता है आदि, आप देख सकते हैं। ये सब उदाहरण है किसके? खंडन निर्माण के। मुख्य बिंदु की बात करें, अलैंगिक प्रजनन, एक ही जनक से नए जीव बनते हैं। यह प्रक्रिया सरल, तीव्र और कम ऊर्जा वाली होती है। नए जीव जनक के जो है समान होते हैं। क्या देखिएगा, शिक्षा मंत्र सफलता का मंत्र है, नलिन अकाडमी पर आप पढ़ रहे हैं। निर्माण बोलेंगे या पुनः निर्माण बोलेंगे, ठीक है, रीजनरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन बोलेंगे। हिंदी वाला थोड़ा सा सही नहीं दिया, तो हम बोलेंगे रीजनरेशन। यह पूरी तरह से विभेदित जीवों की अपने शरीर के अंग से जो है नए व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवों को जन्म देने की क्षमता है। क्या है? व्यक्तिगत नए जीवों की देने की क्षमता होती है, याद रखिएगा। तो इसमें जो आपको दे रहा है कि यह पूरी तरह से विभाजित होते हैं, जीवों की अपने शरीर के अंगों से जो है नया व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की बात करते हैं, जीवों को जन्म देने की क्षमता है। और शरीर का वह भाग जिसमें एक विशेष सेल मतलब विशेष कोशिका होता है, विकसित होकर अलग अलग व्यक्तियों में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अलग अलग जो है जीवों में परिवर्तित हो जाता है। यही है आपका, इस पिक्चर के अनुसार आप समझ सकते हैं, यह है आपका समझने वाली बात। मूल जो है यह पेरेंट जो है, इसको देखिए, ये लेना रिया कहा जाता है, ठीक है, जो कि खंडित हो जाता है, कटे हुए हो जाते हैं ऐसे से, उसके बाद फिर कट जाते हैं, फिर जाके यहाँ पे निर्माण हो जाते हैं, नए व्यक्तित्व जीव बन जाते हैं। खंड होकर बढ़ जाता है, ये तो खंड हो गया, मान लीजिए इसको काट दिए तो ये खंड होकर फिर से ऐसे पूरा जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रा को ले लीजिए, हाइड्रा यही है, हाइड्रा को आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, है ना। मूल हाइड्रा को ले लीजिए, ये हाइड्रा को काट दीजिए आप, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये रीजनरेशन कर दीजिए और फिर उसके बाद विकास हो जाएगा, फिर ग्रोथ हो जाएगा, कट गया तो क्या होगा, फिर ग्रोथ हो जाएगा, टेंशन नहीं है। यही है, क्लियर। अब हम बचा तो एग्जाम्पल में हाइड्रा लेन और क्या था, ये वाला भूल गया, प्ले नारिया, ठीक है, ये दोनों जो है एग्जाम्पल में है किसका, रीजनरेशन का है, याद रखिएगा। बीजाणु की बात करते हैं, बीजाणु निर्माण की बात करते हैं, बीजाणु निर्माण में जिसे स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो बीजाणु निर्माण पौधों में छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके और उनके माध्यम से प्रचारित करता है, अब करके एक ही प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया करता है, उसी को हम जो है स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जो कि आप एग्जाम्पल में अलग अलग देख सकते हैं। तो ये पढ़े हुए हैं, जिसमें याद रखिएगा बीजाणु की बात करते हैं, अंत में जो बीजाणु का था उसी की बात करते हैं। तो इसमें जो है राइजोबियम का ले लीजिए, राइजोपस कह दीजिए, मुकोर कह दीजिए या पेनिसिलियम कह दीजिए, ये सब एग्जाम्पल में है, ठीक है, क्लियर। तो पुनः निर्माण में शरीर के अंग से नए जीव बनते हैं और बीजाणु निर्माण से छोटे बीजाणु द्वारा प्रचार जो है होता है। ये दोनों अलैंगिक प्रजनन के महत्वपूर्ण तरीके हैं। याद रखिएगा, मुकुर मुकुर बोलेगा, याद करने के लिए मुकुर याद करिएगा, जो कि किससे है, ये हमारा स्पोरो फॉर्मेशन से है, याद रखिएगा। और राइजोपस राइजोपस भी हमारा किससे एग्जाम्पल में है, स्पोर स्पोर फॉर्मेशन से है। और पेनिसिलियम ये भी एग्जांपल में पूछेगा, किसका है, स्पोर फॉर्मेशन से संबंधित है, जो कि आप देख सकते हैं कैसे बनते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल जो है, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं लैंगिक अलैंगिक में, जिसमें अलैंगिक में ही अभी पढ़ रहे हैं, जो कि खंडन की बात करते हैं। खंडन जो है, जिसे हम फ्रैगमिनेशन बोलते हैं, इन एस्पेरो गैरा बोलिए। और ये जो है जनक का एक टुकड़ा है, जो कि एक टुकड़ा ले लीजिए और पूरी तरह से है नया है, लेकिन अनुवांशिक रूप से समान जीव में विकसित हो जाता है, समान जीव में विकसित हो जाता है। लेकिन इसी तरह इसमें जो है कोई जो है पुनः वार्मिंग जो होता है, पुनः निर्माण कहिए, शेल जो है मौजूद नहीं होता, पुनः निर्माण करने वाला शेल मौजूद इसमें नहीं होता है। आगे है कि वनस्पति जनक की बात करते हैं, जिसे हम वेजेटेटिव प्रोपेगेशन, जिसे वनस्पति जनक जनक कहते हैं या वनस्पति जगत कहते हैं।
ये वनस्पति जगत में कोई वनस्पति भाग, जड़, तना अथवा पत्ती नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन आरंभ करता है, उसी को हम कहते हैं वनस्पति जगत कहते हैं या बस वनस्पति जनक कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, प्रॉपर रूप से नया तैयार होता है, जैसे वाई रूट। वाई रूट से देख लीजिए एग्जांपल में, स्वीट पोटैटो आप खाए होंगे, ये रूट से पैदा होता है। डहेलिया, डहेलिया जो है फूल है, देख रहे होंगे आप। अब वाई स्टीम, स्टीम मतलब तना वाला जो है, ये निकला हुआ है जो, इससे क्या होता है, अदरक आप तना से खाते हैं, आलू भी हम तना से ही खाते हैं, और आपको प्याज भी हम तना वाला खाते हैं। तो बोलेगा प्याज किस कौन से भाग खाते हैं, तो तना भाग खाते हैं, आलू तना भाग, आदि तना भाग। अच्छा, स्वीट पोटैटो किससे खाते हैं, तो रूट से खाते हैं, जड़ से खाते हैं। अब यहाँ पे है वाई लीव्स, जो कि पत्ती, पत्ती की बात करते हैं, तो वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम आप देख सकते हैं, ये पत्ती से ही खाते हैं, पत्ती से निकाल के खाते हैं, ब्रायोफाइलम। वनस्पति प्रबंधन का ये कृत्रिम रूप से काट कर भी किया जाता है, मतलब वनस्पति को कुछ हिस्सा काट देते हैं, कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद भी अच्छा सा होता है। जैसे रोज को काट दीजिए और कहीं लगा दीजिए, उग जाएगा, तो रोज हो गए। आप ले जाइए ग्रेप्स को, अंगूर को ले जाइए, ये भी सही है। और एक है ईमम है, क्रीजेंथ ईमम बोला जाता है, जो कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं। ये भी हमारा कट आप लगा सकते हैं, कहीं भी बहुत सारे पेड़ पौधे को लगा सकते हैं। अब आते हैं 5वां नंबर, जो अंतिम में था हमारा उत्तक संवर्धन, जिसको डिटेल में हम खत्म कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर जिसे बोलते हैं, जो कि सभी जगह पे आकर मिल जाएगा। तो इस विधि में पौधे बढ़ते सिरे से उत्तकों या शेलों, टिश्यू या शेलों को हटाकर नए पौधे उगाए जाते हैं। जैसे मातृ पौधा ले लीजिए, मृत पौधा लीजिए, उसे उत्तक और शेल मिक्स को अलग कर दीजिए, और उसमें टिश्यू और कॉलस कहिए, अंकुर बनाएगा, याद रखिएगा, और नया पौधा उग जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं लैंगिक जनन की बात करते हैं और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इस प्रकार के जनन में नर युग्म मतलब नर का शुक्राणु व मादा युग्म का अंडाणु के संयुगम, संयुगम मतलब संयोगम मतलब मिलन पर नए संतति मतलब संपत्ति मतलब संतान की जन्म होता है। अब नए शुक्राणु और अंडाणु के बीच का मिक्सचर होगा, तभी एक नए संतान का जन्म होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, शिशु का जन्म होगा, है ना? चलिए, इस तरह से हम चलते हैं, खंडन की बात हो गई थी, पढ़ लिए थे, पॉइंट कुछ बचा है कि जीव का टुकड़ा नए जीव बनाता है, खंडन की बात हो रही है। वनस्पति जनक जगत के या वनस्पति जनन में पौधे के भागों से नए पौधे बनते हैं, उत्तक संवर्धन से वैज्ञानिक विधि द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। लैंगिक जनन में जो नर और मादा युग्म का जो है मिलन से नए संतान की जन्म होती है, याद रखिएगा। तो देखिए, मानव प्रजनन की बात करें तो शुक्राणु अंडाणु से मिलकर जो है नया संतान बनता है, ये हम जानते हैं। प्रजनन के चरण की बात करें तो फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी हम जानते हैं। जो कि बचा हुआ था उसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें जो है युगम जनक जनन होता है, वियर रोपण यहाँ पे होगा आपका, निषेचन फिर होगा, फिर इस तरह का जो है आपको आरोपण होगा, फिर गर्भधारण होगा, गर्भकाल बताया जाता है, ये प्रजनन का चरण है। आप इसे बोल सकते हैं गेम्टो जेनेसिस बोल दीजिए, जेनेसिस बोलिए। तो गेम्टो जेनेसिस ये युगम जनक या जनन बोलते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। आप देख सकते हैं अंडाणु और शुक्राणु का मिलन। मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु जो होती है, जिसे यौवन आरंभ बोलते हैं, 11 से 18 होता है। पुरुषों में शुक्राणु बनने की अधिकतम उम्र होती है 60 से 65 साल, याद रखिएगा। महिलाओं में जो होता है अंडाणु बनने की अधिकतम आयु जो होती है वो 50 वर्ष होती है, जिसे हम रजोनी वृत्त बोलते हैं। क्लियर हो गए? इसलिए 50 वर्ष बताए गए हैं। वेयर रोपण की बात करते हैं, वेयर रोपण और निषेचन फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें नर युग्मों का जो है मादा जनन क्षेत्र में स्थानांतरण करते हैं, उस प्रक्रिया में जाते हैं। निषेचन होता है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन, निषेचन कहलाता है, मतलब मिलन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शुक्राणु और डिम का निषेचन होता है, शुक्राणु और डिम, महिलाओं का डिम में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और महिलाओं के फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होगा, जो कि आप जानते हैं। युगम नज निर्माण जो होता है, ये दो युगम कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के दो संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम युग्मन युग्मंज या जाइगोसाइट कहते हैं।
देखिए, एक ह्यूमन बोल दीजिए निर्माण, या जाइटो फॉर्मेशन बोल दीजिए, क्योंकि अंडाणु है, शुक्राणु का मिलन होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है, आप जानते हैं। आरोपण की बात करें, इम्पेलेशन, इम कर दीजिए, प्लेशन कर दीजिए, इम्प्लेशन की बात करते हैं। मनुष्य में आरोपण मानव प्रजनन का वह चरण है जिस पर भ्रूण गर्भाशय की दीवार में अंतः स्थापित हो जाता है। गर्भकाल शिशु के निर्माण और भ्रूण विकास माँ और बच्चे के बीच जो है, जिसे हम प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। आओ चलेंगे आगे। चलिएगा, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, मादा प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मादा प्रजनन में कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या है कि अंडाशय, ओवरी की बात होती है, जो कि प्राथमिक जनांग है। ये अंडाणुओं का निर्माण करता है, यहीं पे अंडाशय में अंडावाहिनी होता है, ठीक है, जिसे फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, जो कि निषेचन की क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। और गर्भाशय होता है जिसे यूट्रस बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यूट्रस है, जो कि गर्भ या भ्रूण का विकास करता है। और ये है योनि, जो कि आप देख रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, सब मिलकर होते हैं, एक सहायक ग्रंथियां हो जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। क्लियर हो गए? सहायक ग्रंथियां। अब यहाँ पे जो है योनि और सहायक ग्रंथियां का भूमिका बस सिर्फ दिखावे किए हैं, लेकिन और भी भूमिका जो है बांटे गए हैं, उसमें नोट करने वाली है, जैसे कि आप पढ़ लिए इन तीनों को। अब थोड़ी सी बात करते हैं, इस पिक्चर को देख लीजिए कि अंडा वाहिनी की भूमिका और ओवरी का। कभी कभी पिक्चर को हिसाब से आपको चित्र दे देगा और पूछ देगा कि कहाँ पे है यूट्रस, कहाँ पे है अंडा वाहिनी, या कहाँ पे है आपका अंडाशय। ये सब चीज देख लेता है। चलिए अब बात करते हैं, नोट करने वाली बात यहाँ पे देख लीजिए, अंडा वाहिनी, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियों को मिलकर द्वितीय या सहायक जनांग दर्शाया गया है। ये पिक्चर को देख के आपको लगा होगा, ठीक है। सहायक जनांग बोलिए या द्वितीयक बोल दीजिए, सेम है। महिला प्रजनन प्रणाली के दो कार्य, एक तो डिम या अंडाणु नामक मादा युग्म का उत्पादन करना, दूसरा है पोषण प्रदान करना और विकासशील भ्रूण की रक्षा करना। ये काम महिला प्रजनन प्रणाली के दो कार्य हैं। मानव महिला प्रजनन की बात कर रहे हैं। प्रणाली में मुख्य तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मुख्य तीन भाग होते हैं। योनि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि गर्भाशय की ओर जाती है, आप देख सकते हैं। गर्भाशय की बात करेंगे, यूट्रस की बात करें जो विकासशील भ्रूण की बात करता है, और एक अंडाणु की बात करते हैं, ओवरी की बात करते हैं, जो महिला में या महिला के डिम का उत्पादन करता है। यही आपका देख रहे होंगे, डिम का निर्माण करता है। क्लियर हो गए? आगे चलिएगा, इसके मुख्य पॉइंट की बात करेंगे। अंडाशय प्राथमिक जनांग जो होते हैं, जहां अंडाणु बनता है। अंडा वाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। योनि प्रसव मार्ग है, हम जानते हैं। सहायक ग्रंथियों, हार्मोन्स और अन्य जो है बनाती है, याद रखिएगा, सहायक रूप में बनाती है। अब गर्भ निरोधक की बात करते हैं, बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। तो बर्थ कंट्रोल की बात करें तो देखिए, गर्भ अवस्था को रोकने के लिए जो है उपयोग की जाने वाली विधि या उपकरण को हम गर्भ निरोधक बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, गर्भ निरोधक के प्रकार निम्न हैं। एक वेरियन विधि होता है, वेरियर मेथड बोलिए, वेरियर मेथड बोल दीजिए। तो वेरियर मेथड जो होते हैं, यह नर और मादा शख्स जो होता है, कोशिका मतलब शुक्राणु और अंडाणु के बीच जो है, यह एक अवरोधक का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह नर और मादा सेक्स जो सेल होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के बीच जो है, एक अवरोधक मतलब रुकावट का प्रयोग करने की विधि है। यह शुक्राणु को अंडाशय तक पहुंचने से रोकती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है। इस प्रकार यह विधि निषेचन को रोकती है, मतलब फर्टिलाइजेशन को रोक देती है। और ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल में आप कॉन्डम को जानते हैं, और भी कई प्रकार के मेडिसिन होते हैं, आप जानते होंगे। आगे चलेंगे, हार्मोनल विधि की बात करते हैं। हार्मोनल मेथड बोल दीजिए या विधि बोल दीजिए। गर्भ निरोधक गोलियां, गोलियां भी आप देख सकते हैं। गोलियां हार्मोनल गर्भ निरोधक का सबसे आम रूप है, क्योंकि संयुगल गोली मतलब एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन दोनों का ये मिक्सअप होता है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन और ये देखिए, ये गोली जो है कलर वाला जो है, दोनों में है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों में काम आते हैं। और ये जो प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, ये केवल गोली इस तरह के आपको दिखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार की गोलियां आपको दिख रही है, जो कि संयुक्त गोलियां भी हम कहते हैं, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन दोनों होते हैं। और प्रोस्टेरोन केवल गोली होता है, मतलब कि ये दोनों होते हैं, आपको हर ढंग से दिखेगा, लेकिन ये जो प्रोस्टेरोन है केवल गोली होगा, याद रखिएगा, केवल गोली। दोनों प्रकार की गोलियां ओव्यूलेशन को रोकती है, अवरोधक के रूप में करती है, मतलब गर्भ को रोकती है। अब देखिए अंतर गर्भाशय उपकरण भी आया है, आप पढ़े होंगे बहुत सारे प्रक्रियाएं। तो अंतर गर्भाशय उपकरण की बात करेंगे तो अंतर गर्भाशय डिवाइस जो होता है जिसे आईयूडी बोलते हैं, एक प्रकार का टी आकार का कुंडलित प्लास्टिक संरचना होती है, जिससे जो है योनि और गर्भाशय जो होते हैं वहां पे ग्रिब के माध्यम से गर्भाशय में जो है डाला जाता है, जिसमें तांबा या हार्मोन होते हैं। देख रहे हैं ये ट्यूब होते हैं, इस तरह से रुकावट किया जाता है। आईयूडी पूछ देता है, आईयूडी किसमें इस्तेमाल करते हैं, तो अंतर्ग्रवीय उपकरण में करते हैं। आजकल के सवाल में आते हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलेंगे कि मादा प्रजनन प्रणाली की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा इसकी अवधि जो होती है 28 से 29 दिन में बताई जाती है। उम्र बताया जाता है 11 से 12 साल की उम्र के बाद आता है, याद रखिएगा। ये मासिक धर्म से अब संबंधित आ गया, याद रखिएगा। पहले मासिक धर्म चक्र जो है मिनाचर, तो पहले मासिक धर्म चक्र को मिनाच कहा जाता है। मासिक धर्म चक्र की अंतिम आयु जो होती है वो 50 वर्ष होती है। कभी कभी 45 वर्ष दे देता है, तो 45 से लेकर 50 वर्ष बताए जाते हैं। आजकल का तो पता नहीं, कभी 60 भी दिखाए जाते हैं, तो लेकिन आपको नेचुरल देखा जाए 50 मान के चलना है, ज्यादा नहीं। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट जो है आप देख लीजिएगा, बाद में बता देंगे, ये वही पॉइंट है जो हम पढ़ाए हैं। अब देखिए मादा प्रजनन प्रणाली की बात करें तो उससे पहले थोड़ा सा अपना बड़ाई कर लेता हूँ। नलिन कार्ड देख रहे हैं तो ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी और समझ में भी आपको आएंगे। मादा प्रजनन में अब मासिक धर्म को स्पेशली हम अलग इसे लाइन किए हैं। तो मासिक धर्म चक्र की बात करें तो अंतिम मासिक जो धर्म चक्र को रजोनी वृत्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति कहा जाता है। जिन महिलाओं को हर 28 दिनों में मासिक धर्म होता है वे 14 दिन के आसपास ओव्यूलेट करती हैं। उनके गर्भधारण की सबसे अच्छी संभावना जो होती है वो 11 से 14 दिन के बीच होता है। योनि से समान रक्तस्राव जो हर महीने होते हैं, जो हर मंथ जो होते हैं, जिसे पीरियड बोलते हैं, ठीक है, बहुत पीड़ा होती है, इसमें मजाक की बात तो नहीं है, सीरियस है। किसी भी महिलाओं का सम्मान करें और इस पीड़ा को भी सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज है। मासिक चरण की बात करते हैं। मासिक चरण जो होते हैं ये गर्भाशय की मोटी परत होती है। जो मासिक चरण आते हैं जो गर्भा अवस्था का समर्थन करती है, मतलब रक्षा भी करती है, सपोर्ट करती है। यह आवश्यकता नहीं है, अब आवश्यकता नहीं है इसलिए यह योनि से बाहर निकलती है। जब आवश्यकता नहीं होती है तो यह योनि के माध्यम से ये बाहर निकलने जाती है। आपकी अवधि के दौरान आप अपने गर्भाशय से रक्त या बलगम और ऊतक टिश्यू एक संयोजी छोड़ देते हैं, उसे मतलब इस रूप में छोड़ देते हैं। ये सब पूछा हुआ सवाल है, ऐसा मत समझिएगा। अगर यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं जिनका बायोलॉजी है अवश्य पढ़ लेंगे और आराम से और विचार को शुद्ध करके पढ़ेंगे। कभी भी किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो एक सरस्वती और विद्या का ज्ञान समझ के पढ़ना है, ध्यान रखना है। मासिक चरण की बात करें दिन 1 से 5 होते हैं और डिम उत्सर्जन चरण की बात करें तो दिन 14 दिन होते हैं और ये जो है दिन का 6 से 13 आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, हम पढ़ लेते हैं, ये सब आप चक्र देख सकते हैं, ऐसा है। अब कुपिकीय चरण होता है जिसे फॉलिक्यूलर चरण बोलते हैं। फॉलिक्यूलर चरण देख रहे हैं आप, कुप के रूप में होता है, कुप मतलब नाली के रूप में होता है। यह तब शुरू होता है जब हाइपोथैलेमस आपके पितृत्व ग्रंथि को कुप उत्तेजक हार्मोन जिसे एफएसएच पढ़े होंगे को छोड़ने के लिए एक संकेत भेजता है, सूचना भेजता है। यह हार्मोन्स आपके अंडाशय को फॉलिकल्स नामक लगभग 5 से 20 छोटी थैलियों का उत्पादन करता है। 5 से 20 तक छोटी छोटी थैलियों का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए ही उत्तेजित करता है, याद रखिएगा। और प्रत्येक कूप में एक अपरिपक्व
अंडाशय होते हैं, परिपक्व नहीं होता है, अपरिपक्व होता है, बिखरते रहता है। केवल स्वास्थ्यप्रद अंडा ही अंततः परिपक्व होता है। उसमें कई तरह के खराब भी होते हैं, लेकिन उसी में से एक शुद्ध होता है जिसे हम परिपक्व होगा। और शेष रोम जो होते हैं, जो आपको दिखाए जाते हैं, आपके शरीर में पुनः अवशोषित हो जाते हैं, फिर पुनः वह मिल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब डिंबो उत्सर्जन चरण की बात करें, ओवुलेशन की बात करेंगे, फेज की बात करेंगे, जो कि ओवुलेट पढ़े थे हम लोग। तो डिंबो उत्सर्जन जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, कुपी चरण के दौरान बढ़ते एस्ट्रोजन का स्तर आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, जिसे एलएच बोलते हैं, छोड़ने के लिए ट्रिगर करती है कि आप उसे छोड़िए। ठीक है, दिन 14 याद रखिएगा। ओवुलेशन की बात करते हैं, यहीं से ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। ओवुलेशन तब होता है जब आपका अंडाशय एक परिपक्व अंडा छोड़ता है। परिपक्व मतलब एकदम सही, तंदुरुस्त, इस तरह का। ओवुलेशन चरण आपके मासिक धर्मचक्र के दौरान, पीरियड के दौरान एकमात्र ऐसा समय है जब आपका गर्भ धारित होता है या गर्भवती हो सकती है। क्लियर। आगे चलते हैं, ल्यूटियर ल्यूटियल चरण की बात करते हैं। कॉपर कॉपर्स ल्यूटियस बोलिए या ल्यूटियम बोल दीजिए, है ना, याद रखेंगे। इसमें क्या है कि कुप द्वारा अपना अंडा छोड़ने के बाद कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाता है। समझ गए, मतलब कुप मतलब कवर के द्वारा, जो ये छिद्र के द्वारा कहिए, अंडा छोड़ने के बाद क्या होता है, कॉपर्स ल्यूटियम में बदल जाएगा। यह जो संचरण या संचरण हार्मोन्स जारी करता है, मतलब जाने की प्रक्रिया जारी करता है। मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन्स में वृद्धि आपके गर्भाशय की परत को मोटी रखती है। इन दोनों की भूमिका होती है, इस दोनों हार्मोन्स की आपके गर्भाशय की परत को मोटा रखती है और एक निषेचित अंडे को जो क्या करती है, प्रत्यारोपित करती है, मतलब उसे जोड़ती है और नए रूप में उभारती है, करने के लिए तैयार करती है। यही क्लियर है और ये आप पढ़ रहे हैं। अब चलिए, दिया हुआ है नर प्रजनन तंत्र, जो कि हम पढ़ेंगे, नर के बारे में पढ़ेंगे, जो पुरुष प्रजनन अंग है। उसमें देखिए, पुरुष प्रजनन अंग की बात करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम पुरुष प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पुरुष प्रजनन की बात करते हैं। और भी है मादा के बारे में, पुरुष के बारे में, लेकिन पढ़े नहीं। पुरुष प्रजनन में कुछ नहीं ज्यादा है। पुरुष प्रजनन में आपको वृषण मतलब टेस्टिस की जोड़ी होती है, अधिवृषण, याद रखिए ये सब की होती है। नालिकाओं का तंत्र की बात करते हैं। नालिकाओं के तंत्र की बात करें, नालिकाओं का तंत्र का बात करें, सिस्टम ऑफ डक्ट की बात करें, अधिवृषण की बात करते हैं, शुक्र नालिका की बात करते हैं, मूत्र मार्ग की बात करते हैं, जो कि आप पिक्चर में देखे हैं, है ना। तो अधिक वृषण में जो है शुक्राणुओं का परिपक्व होना और संग्रह होता है। याद रखिएगा, शुक्र शुक्राणु को नालिका जो है, ये जो नालिका है उसे बोलता है, जिसे वास डिफेरेंस बोलते हैं। अधिवृषण से जो है शुक्राणुओं को आगे ले जाता है, मतलब एपिडाइमिस बोलिए या माइस बोल दीजिए या मिस बोल दीजिए। इसके माध्यम से ये आगे की ओर ले जाता है। मूत्र मार्ग जो होता है, ये मूत्र मार्ग जो है, जिसे यूरिथ्रा बोलते हैं, यहां से होकर शुक्राणु बाहर निकलते हैं, इसी के माध्यम, इसी नालिका से बाहर निकल जाते हैं, याद रखिएगा। और भी बातें करें, ग्रंथियों का तंत्र की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं, और शुक्राणु शुक्राणु कहेंगे, हाँ, शुक्राशय कहा जाता है, अपोस्टिक ग्रंथि कहा जाता है, और कॉपर ग्रंथि कहा जाता है। आप देख रहे होंगे। देखिए, शुक्राश जो होते हैं, शुक्राश एक क्षारीय द्रव होता है, उस क्षारीय द्रव का स्राव होता है, जो शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनकी गतिशीलता बढ़ा देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव है, ये हम जानते हैं, लिक्विड है, जो कि प्रोस्टेटिक फ्यूल्ड कहते हैं, का स्राव करता है, जो शुक्राणुओं को सक्रिय करने और उनकी सुरक्षा करता है। यही काम है। अब कॉपर ग्रंथियां क्या होती है, जो कॉपर ग्रंथि जो है, श्लेष्मा मतलब म्यूकस जैसा द्रव निकलती है, जो मूत्र मार्ग को शुद्ध और चिकना बनाता है, जिससे शुक्राणु आसानी से बाहर निकल सके। यही क्लियर है। और भी जानकारी पॉइंट में आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे हम आज चलते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोलॉजी। यहाँ पे है
एंड्रोलॉजी का मतलब होता है चिकित्सा क्षेत्र का संबंध पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य से है। एंड्रोलॉजी मतलब होता है चिकित्सा क्षेत्र का संबंध पुरुषों के प्रजनन से होगा, ये हम जानते हैं। वृषण का आकार आप देखिए अंडाकार होता है, ठीक है। और अंडाकोश की लंबाई अगर पूछे 4 से 5 सेंटीमीटर होते हैं। अंडाकोश की चौड़ाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। वृषण को याद रखिए। अब वृषण की बात करते हैं, टेस्टिस की बात करते हैं, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो है वृषण में होता है, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान पर बनते हैं। जिसका शरीर का अगर तापमान देखा जाए तो हमारा शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वृषण में जो है 3 प्रकार की शेल होती है, कोशिकाएं होती है, जो कि वृषण में याद रखिएगा, टेस्टिस में इसमें क्या होती है, स्पर्मेटोजेनिक स्पर्मेटोजेनिक कोशिका होती है, याद रखिएगा, जो कि शुक्राणु जनन कहते हैं हम उसे। सेंटोली कोशिका होती है, या सर्टोली बोलिए, सर्टोली है, र भूल गया यहाँ पे, सर्टोली सेल्स बोल दीजिए, जो कि पोषक तत्व के काम आते हैं। और लेडिक लेडिक या लेडिक सेल बोलिए, इसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जो कि पुरुष हार्मोन से निर्माण करता है, ये आप जानते हैं। अब चलते हैं एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं। एक्सेसरी डक्ट की बात करेंगे, ये क्या है, तो एक्सेसरी डक्ट टेस्टी मतलब वृषण से शुक्राणुओं को क्या करते हैं, हस्तांतरित करती है, मतलब दूसरे जगह ले जाती है, करने का काम करते हैं। पुरुष का वेरेटोमी वेरेटोमी या वेरिकटोमी ऑपरेशन होता है, जो कि वास डिफरेंस डक्ट काटी जाती है, इसके कारण ये रुक जाता है, कट जाता है तो काट दी जाती है, रुक जाता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब देखिए पुरुष ग्रंथि की बात हो रही है। ये थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है, मेल ग्लैंड याद रखिएगा। देखिए सेमिनल वेसिकल ये होते हैं पुरुष में। पोस्टेस्ट ग्रंथि यहाँ पे होता है आपका। और वल्वो यूरेथल ग्रंथियां जो होती है यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए जिसे हम सेमिनल वेसिल्स बोलते हैं, ये बियर पुटिका जिसे बोलते हैं, ये द्रव यहाँ पे बनाती है। पोस्टेस ग्रंथियां में क्या होता है कि गति के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे साइट्रिक एसिड बनाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है बल्बो जो होता है, बल्ब जैसा होता है, बल्बे जो होते हैं, इसमें जो है ल्यूब्रिकेशन जो है, लुब्रिकेंट जो होते हैं वो निकलते हैं, वहां पे होते हैं, ठीक है, इसी के माध्यम से। तो आप समझ गए। और भी बातें करें, शुक्राणु की बात करें, स्पर्म की बात करते हैं। वियर में एक बार में शुक्राणुओं की अगर संख्या पूछता है आपसे 200 से 300 मिलियन होता है। सोचिए, मतलब आपको शुक्राणु की बात किया जाए तो बियर के हिसाब से अगर देखा जाए शुक्राणु की संख्या पूछेगा तो 200 से 300 मिलियन बताएंगे। और शुक्राणु के प्रजनन दर की बात करेंगे तो 60% बताएंगे। कितने प्रतिशत? 60% बताइएगा। हार्मोन जो शुक्राणु निर्माण होता है वो सहायक कौन सा हार्मोन करता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो होता है। अगर यही चीज के बारे में अगर आपसे हम खुलकर नहीं पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन अगर आएगा तो मिस हो जाएगा, है ना। तो आप एक ज्ञान के रूप में ग्रहण करेंगे, किसी भी चीज को एक ज्ञान के रूप में ग्रहण करें। चलिए पौधे में लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात करेंगे। तो पुष्प फ्लावर, ठीक है, परागकण पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं, परागन पॉलिनेशन जिसे बोलेंगे। देखिए पॉलेन पॉलिनेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, और बीज और फल का निर्माण हो जाता है। फिर फ्रूट फॉर्मुलेशन हो जाएंगे, सीड फॉर्मुलेशन हो जाएंगे, याद रखिएगा। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जो शरीर के तापमान से कम दो से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर बनता है। वृषण में 3 प्रकार की सेल होते हैं। एक्सेसरी डक्ट जो है शुक्राणु को स्थानांतरित करती है, और पुरुष ग्रंथि बियर द्रव तैयार करने में सहायक करता है। और स्वस्थ शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन आवश्यक होता है। ज्ञान की शक्ति नलिन अकादमी। अब पढ़ेंगे अंकुरन की बात करेंगे और समझेंगे कि अंकुरन क्या है। चलिए बीज की बात करेंगे। बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। अंकुर की बात करेंगे, ट्रू फ्रूट्स,
ठीक है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, सत्य और असत्य की बात करेंगे। तो ट्रू फ्रूट्स में जो है देखिएगा, वे सभी फल जो केवल अंडाशय के पकने से बनते हैं, जैसे आम हो गए, केला हो गए, टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, ये सब आते हैं। अब फॉल्स वाला जो फ्रूट्स होते हैं, वे सभी फल जिसमें अंडाशय तो पके थे, लेकिन इसके साथ अन्य भाग भी पक जाते हैं। याद किया, जैसे कि सेब, नाशपाती, बेरी, कटहल, ये सब फॉल्स फ्रूट में आता है ना। आप क्या खाते हैं? फ्रूट, मतलब सेब खा रहे हैं, सेब में जो बीज है, बीज तो है ही, बीज के साथ पूरा पक जाता है, तो ये फॉल्स है जी। अब आम में गुठली है, तो गुठली के ऊपर वाला हिस्सा पका, बट तो गुठली तो फेंक दिए, और इसमें बीज है, छोटे वाले बीज के साथ बढ़ेगा। कटहल भी, कटहल तो पका पूरा पक जाता है, लीची भी, है ना, इसी तरह। तो याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स और ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट समझ गए। सेब और स्ट्रॉबेरी, काजू जैसे कुछ फसलों में थैलेमस थैलेमस भी फल बनाने में योगदान होता है। थैलेमस फल बनाने में योगदान होता है, इसलिए यह एक अशक्त फल है, क्योंकि और भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसलिए अशक्त फल होते हैं। अब चलते हैं पुष्प के, फ्लावर्स की बात करते हैं, जिसमें हम फ्लावर में परागण की बात करेंगे, पॉलिनेशन की बात करेंगे। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि परागण, पॉलिनेशन, पादप मतलब पौधा, याद रखिएगा, पादप के नर भाग में, नर भाग से पादप के मादा, मतलब पौधा के मादा, मतलब महिला भाग से पराग, मतलब पॉलिन, पॉलिन बोलिएगा, पॉलिन, पराग का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण एक दूसरे से होता है, एक जगह से दूसरी जगह, जो बाद में निषेचन, फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, और बीज के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी जंतु या हवा द्वारा होता है। कभी हवा द्वारा हो जाएगा, नहीं तो ये जंतु द्वारा होता है, जो कि मधुमक्खी सबको देख रहे हैं, यही सब अच्छा करता है, भवरा, ये सब काम करता है। इसमें नर को हम क्या बोलते हैं? पुंके, पुंकेसर बोला जाता है, अमादा को स्त्री केसर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए। और यहाँ पे थोड़ा सुनिए, ऑटोगैमी और गीतानोगैमी। ऑटोगैमी जो है, यह एक पुष्प के स्व परागण है, और गीतानोगैमी जो है, यह जो है, यह एक जो पादप है, दो पुष्पों के मध्य जो है स्वपरागण है, स्वयं हो जाता है। जैसे स्वपरागण हम क्यों पढ़ेंगे? परागण तो पढ़ लिए, स्वपरागण होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसे हम ऑटोगैमी और गीतानोमी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंकुरन के बीच पत्र, ठीक है, और प्रांकुर और मूलांकुर महत्वपूर्ण होता है। अंकुर के बीच में बीज पत्र इंपॉर्टेंट है, कोटिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं आपको। स्वपरागण के दो प्रकार होते हैं, ऑटोगैमी और गीतानोमी। समझ गए? परागण के निषेचन और बीज निर्माण संभव होते हैं, ये हम जानते हैं। और सप्त फल में अंडाशय के समय अन्य भाग भी उसमें पक जाते हैं। सप्त फल में केवल अंडाशय के भाग से बनते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है मूलांकर हो गए, बीज पत्र हो गए, प्रांकुर हो गए, ये सब महत्वपूर्ण है अंकुर के लिए, याद रखिएगा। अब ज्ञान की शक्ति की बात करेंगे, तो ज्ञान की शक्ति तो हम पढ़ ही रहे हैं नलिनी अकाडमी से, है ना। तो यहाँ पे स्वपरागण जो होते हैं, प्रांगण का एक रूप, जिसमें एक ही पादप से पराग, पॉलिन, उसी के पुष्प के वर्तिकाग्र, मतलब फूलों वाले पौधों में या बीजांड में, जिम्नोस्पर्म में प्रवेश करती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है, ये हम जानते हैं। अब देखिए, परा जो प्रांगण है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है, उसकी बात करते हैं। तो क्रॉस प्रांगण जो होते हैं, पॉलिनेशन जो होते हैं, जिसे हम एलोगैमी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, एलोगैमी कहा जाता है। पादप ए फूल और पादप बी को ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है तब होता है जब पराग एक फूल के पुंकेसर, पुंकेसर मतलब पुरुष वाला, और से जो है उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर एक फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। तो पुंकेसर जो है वो पहुंचाएगा तभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब परागण की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें। पॉलिनेशन जो है, परागण जैविक और अजैविक हो सकता है। परागण जो होते हैं, परागण मतलब पॉलिनेशन, जो जैविक है, अजैविक है ना, जैविक अजैविक, एरोबिक एनारोबिक पढ़े होंगे आप। तो पराग के, पोलिन के, या पोलिन को एक फूल से दूसरे फूल स्थानांतरित, मतलब ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह,
करने के लिए उसे हम जैविक परागण कहते हैं, मतलब एरोबिक पॉलिनेशन कहते हैं। जीवित परागण जो परागकण होते हैं, जिसे परागण करने वाले जीव कहते हैं, पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है? हवा के निर्भर, ये जीव के निर्भर। जीव जैसे मधुमक्खी हो गया, ये सब हो गया, और भी होते हैं। अजैविक परागण क्या होता है? जो कि अजैविक में हवा नहीं आएगा। जैसे मैंने क्या बोला, हवा हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो मतलब हवा आपका नहीं होगा। जीव है तो जीव था, हवा किसमें होगा? अजैविक में। हवा हो गया, पानी हो गया, बारिश, इस सब पे निर्भर करता है, जो कि उसके माध्यम से होगा परागण, पॉलिनेशन, याद रखिए। अब चलते हैं जैविक परागण और अजैविक परागण के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, छोटा सा क्लिप है, ठीक है, ये फिर खत्म हो जाएगा। तो जैविक अजैविक की हम बात भी कर रहे हैं। तो देखिए, अजैविक परागण जिसे एबॉटिक पॉलिनेशन या एरोबिक भी बोल सकते हैं, और वॉइटिक, वॉइटिक मतलब पॉलिनेशन मतलब जैविक। आप एरोबिक और एरोबिक, ये भी जैविक अजैविक में ही हम जानते हैं। आप किसी भी एंगल में आप कर सकते हैं, तो जैविक परागण और जैविक परागण। तो एबॉटिक और वॉटिक। तो एबॉटिक पॉलिनेशन जो होते हैं, उसमें आते हैं हाइड्रोफिलिया, जो कि जल द्वारा परागण होते हैं, देख रहे हैं आप। और दूसरा दो ही होता है इसमें जैविक में, एनीमोफिलिया, जो कि पवन द्वारा परागण होता है। और जैविक परागण क्या होता है? वॉइटिक पॉलिनेशन जो होता है वो होता है एंटोमोफिलिया, जो कि कीड़ों द्वारा परागण होता है, जीव द्वारा होगा ना ये जैविक। और निथोफिलिया, जो कि पक्षियों द्वारा होता है, और निथो मतलब पक्षी। किरोप्टेरोफिली, किरोप्टेरोफिली जो कि चमगादड़ द्वारा होता है, याद रखिएगा, चमगादड़ द्वारा भी होता है, चमगादड़, किरोप्टोफिली। और मेलाकोफिली, जो कि घेंगा द्वारा होता है। मेलाकोफिली, घेंगा जो चढ़ जाता है पौधे पे, है ना, और वो परागण करते हैं पौधे पे, देखा होगा बहुत सारा। 90% लोग तो जमीन पे देखते होंगे घेंगा को, लेकिन आप जाइएगा बारिश वारिश में और गांव में रहते तब दिखता है, और आपको दिखेगा, ठीक है। और एक है मार्कोफिली। मार्कोफिली होता है चिटियों द्वारा जो परागण होते हैं, मार्कोफिली आप देखे होंगे। और ओफियोफिली, जो कि सांपों द्वारा होता है। ओफियोफिलो भी जो है सांप द्वारा होता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, ये हमारा नलिन अकादमी के माध्यम से है। तो आप देख रहे होंगे, मार्कोफिली चींटियों द्वारा परागण करता है, और ओफियोफिली जो कि सांपों द्वारा परागण करता है, और मेलाकियोफिली घेंगा द्वारा करता है। पौधे के लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, और ये अंतिम लाइन है, अंतिम पेज है। ये है पौधे के लैंगिक प्रजनन, जो हम पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये हिस्सा बचा हुआ था, इसे हम क्लियर करते हैं। रन जो नर जनांग होते हैं, जैसे मेल पार्ट्स होते हैं, और मादा जनांग जो होते हैं, फीमेल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पौधे से संबंधित है। तो नर वाले जनांग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, और स्त्री केसर कहते हैं मादा वाले को, जिसे पिस्टली भी कह सकते हैं या कर्पल कहते हैं। और स्टेमेन, स्टेमेन जो है वो नर कहा जाता है, पुंकेसर को कहा जाता है। पुंकेसर में पराग कोष होते हैं, यानी क्या, एंथर बोल दीजिए, और तंतु, फिलमेंट बोलिए, तंतु मैंने फिलामेंट, है ना, बोलते हैं ना, फिलमेंट बोलिए, फिलमेंट होते हैं। लेकिन स्त्री केसर में जो है तीन होते हैं, एक वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा बोलिए, या देखिए वर्तिकाग्र पढ़े हैं टॉपिक हम लोग, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो वर्तिकाग्र अगर आ गया तो स्टिग्मा बोलिएगा, जो कि सबसे ऊपरी भाग देख रहे हैं। और वर्तिका जो होता है जिसे स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल याद रखिए, वर्तिका। और एक है अंडाशय, जो कि ओवरी आप देख रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आपका होगा स्त्री के शर्त। क्लियर हो गए? अब एक लिंगीय फूल की बात करेंगे। तो एक लिंगीय फूल की बात करेंगे, ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर मतलब नर या अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर में ही अंडप होते हैं, जिसे नर फूल कहा जाता है, लेकिन दोनों नहीं होते, एक लिंगीय फूल कहलाते हैं। जिसमें दोनों नहीं होंगे, एक लिंगीय कहलाएंगे, जिसमें नर फूल होंगे, मादा फूल होंगे। सभी एक लिंगीय हैं, मादा अलग होगा अपना भाई, नर अलग। नारियल के फूल उदाहरण लीजिए, ये आपका अलग है। पपीता का, तरबूज, ये सब आदि जो है शामिल किया गया है, याद रखेंगे, एक लिंगीय फूल में। चलिए और भी बात करेंगे। उभयलिंग फूल जो होता है, वाई मतलब उभयलिंग जो फूल होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, स्टेमा बोलिए, स्टेमन बोल दीजिए, और आप करपल बोल दीजिए, स्त्री केसर बोल दीजिए। तो पुंकेसर, स्त्री केसर, एक फूल जिसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, जैसे हम सरसों में ले लीजिए,
गुलाब में ले लीजिए, सूरजमुखी में ले लीजिए या हिबिस्कस में लीजिए, ये सब में आपको मिलेगा ओवेलिन फूल। क्लियर हो गए? तो ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना? चलिए, और क्लैंगिंग फूल तो हम समझ गए। तो इस तरह का आपका है। क्लियर? अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जल्द ही खत्म होंगे सेल, ठीक है? चलिए, और जल्द ही चल रहा है आपका, प्रतिदिन चलेगा, थोड़ा ऑफलाइन का व्यस्तता रहता है, हम जल्द आपका वीडियो, अब 2 दिन से 3 दिन का है, ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन में नहीं जाएगा, कल तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है?